हेलो एवरीवन। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। ये है कैप्सूल, ठीक है, किसका? पॉलिटी का। इसमें मैं क्या करा रहा हूँ कि एनटीपीसी सीबीटी वन में जितने भी रिपीटेटिव टॉपिक है जहाँ से फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आए हैं उन टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मान लो कि आपकी ये एक वीडियो जो बहुत बड़ी नहीं होगी, इससे आप ऐसी चीज़ें जो आप मिस कर सकते थे वो मिस नहीं होगी, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो आपने पढ़ी नहीं होगी वो आप पढ़ लोगे। एक तो ये हो गया। और भाई वीडियो चालू करने से पहले लाइक कर दो, ठीक है ना, और एक कमेंट ज़रूर डालना, क्योंकि इससे वीडियो आगे तक रीच बढ़ती है। और हाइप कर देना, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, और अगर पसंद आएगी आपको तो दूसरे सब्जेक्ट की भी बना दूंगा। देखो, सबसे पहला जो मोस्ट हाई रिपीटेटिव टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप के ऊपर, है ना, जो भारत की नागरिकता है। और अगर किसी को डिटेल्ड में देखना है वो मेरी वन शॉट देख सकता है। वन शॉट प्लेलिस्ट में पॉलिटी पड़ी होगी, वो डिटेल्ड में देख सकता है, उसमें भी मैंने कराया हुआ है। इसमें मैं जल्दी जल्दी से कराऊंगा चीज़ों को। देखो, सिटीजनशिप, ये आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, क्लियर है। तो मैं इसको पहले बताता हूँ कि क्या चीज़ है। जैसे नागरिकता की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो हमारा जो संविधान है ना उसमें नागरिकता की बात की गई है कि कौन भारत का नागरिक होगा, ठीक है। तो जैसे पार्ट वन आता है, पार्ट फर्स्ट, ठीक है ना, ऐसे ही जो पार्ट टू होता है उसके अंदर क्या है, नागरिकता की बात हुई है, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 आता है, ठीक है। नागरिकता कौन से आर्टिकल से कहाँ तो होता है? पार्ट टू यानी भाग दो, अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। सबसे पहली बात ये, ठीक है। और जो ये नागरिकता है कि लाइक मान लो कि कौन सा बंदा भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा, ये 26 जनवरी 1950 तक लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन क्या हुआ कि फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन वाले आर्टिकल्स के बारे में बात करता हूँ, फिर आपको उसके आगे का बताऊँगा, ठीक है। तो देखो क्या है, आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 कहता है, ये सारे 26 जनवरी 1950 की डेट के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि कोई सा भी सिटीजन जो होता है ना, एट द कमेंसमेंट ऑफ द सिटीजन इट स्टेट दैट एनी वन, मतलब ऐसा कोई सा भी बंदा जो इंडिया का डोमिसाइल हो, भारत का प्रवासी हो, उसको क्या हो सकती है, उसको वो इंडिया का नागरिक कहलाएगा आर्टिकल 5 के थ्रू, ठीक है। आर्टिकल 6 कहता है कि अगर कोई बंदा सिटीजन्स फ्रॉम सर्टेन माइग्रेंट्स, अगर कोई बंदा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान से इंडिया आ गया, कब? 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो भी क्या होता है, वो भी भारत का नागरिक कहलाता है। तो इसमें लिखा है पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर एंड आफ्टर जुलाई 1948, मतलब इस डेट तक, ठीक है। तो वो भी क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। फिर क्या कहता है कि अगर कोई सिटीजन है, वो क्या हुआ कि इंडिया से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गया, तो वो भी क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है ना। उसको भी मतलब कहा जाएगा भारत का नागरिक, अगर वो आके फिर से सेटल हो जाता है एक डेट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स में कही गई, 5 6 7 में, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, इट स्टेट्स दैट ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर, मतलब 1900 बीच में क्या हो गया कि आप लोगों ने देखा होगा जब बंटवारा हो रहा था तो बहुत बंदे इधर उधर कर रहे थे। तो क्या हुआ, कोई बंदा मार्च 1 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, और फिर क्या हो गया कि फिर वो वापस अगर आ जाए तो उसको क्या कर लिया जाता है, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, है ना। ये कहा इन्होंने। फिर आर्टिकल 8 आता है। आर्टिकल 8 में इन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा जो है वो इंडियन ओरिजिन है और इंडिया से बाहर रह रहा है, तो उसको भी मतलब क्या कहना पड़ेगा, इट इनेबल्स दोज ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रॉड टू बी रजिस्टर्ड एट, वो भी क्या हो सकता है, भारत के नागरिकता को रजिस्टर्ड करा सकता है। मतलब मान लो कोई कनाडा में जाके बस गया या वहाँ रहने लगा, कोई ब्रिटेन यूके में चला गया, वहाँ जाकर रहने लगा, तो वो इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन करा के इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है, ठीक है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि पर्सन्स वॉलंटरी एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप, अगर कोई बंदा क्या करता है कि दूसरी सिटीजनशिप ले ले, मतलब वो विदेश में जाकर रहने लगे और वो उस देश की नागरिकता ले ले, तो वो इंडिया का नागरिक नहीं रह जाता है, वो हट जाता है इंडिया की नागरिकता से, क्लियर है। फिर आर्टिकल 10 क्या कहता है? कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन्स, इट प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन हु इज ए सिटीजन सेल कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब ये कह रहा है कि नागरिकता, अगर किसी बंदे, कोई बंदा जो भारत का नागरिक है वो भारत का नागरिक बना रहेगा अगर वो संसद द्वारा, मतलब पार्लियामेंट द्वारा, अगर जो कानून है उनको फॉलो करता रहता है। ये आर्टिकल 10 कहता है। देखो भाई, ये आपको लग रहा होगा कि मैं ये फालतू का पढ़ा रहा हूँ 5 6 7, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कोई सा भी आर्टिकल आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 11 देखो क्या कहता है। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये क्या कहता है, देखो मैंने बताया कि ये सारी आर्टिकल्स की बात हो रही है जनवरी 26 1950 तक की, है ना। फिर उसके बाद क्या हो गया कि अब मान लो कोई 2014 में
आकर रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है, या फिर मान लो 1993 में कोई बंदा पाकिस्तान से भारत आ गया, या फिर कोई किसी दूसरी कंट्री से यहाँ से आ गया, या यहाँ से कोई दूसरी कंट्री में चला गया, तो उस टाइम पर कंडीशंस कैसी होंगी ये हमारे संविधान में जो बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को उनको नहीं पता था। तो उन्होंने क्या कर दिया, आर्टिकल 11 में पावर दे दी किसको, पार्लियामेंट को, कि कहा कि आप क्या कर सकते हो, इस सिटीजनशिप राइट को रेगुलेट कर सकते हो। कैसे रेगुलेट कर सकते हो, आप कोई एक्ट वगैरह बनाकर इसको क्या कर सकते हो, ग्रांट कर सकते हो कि नई नई चीज़ें, नए नए लॉज, नियम्स उस एक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो। और ये किस में कहा गया, आर्टिकल 11 में कहा गया। मतलब मान लो कि फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि भाई ठीक है हम बांग्लादेश के बंदों को ले लेंगे, अपने नागरिक बनाएंगे, अगर कोई बंदा 5 साल से ऊपर का रहता है, या फिर ऐसा हुआ हमें लगा कि नहीं हम किसी को लेंगे ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया, उस एक्ट में कह दिया कि कोई भी बंदा 50 साल से ऊपर रहेगा तो उसको नागरिकता मिलेगी इनडायरेक्टली। मतलब अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम आर्टिकल 11 के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक नया एक्ट लाकर इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। ये कहा आर्टिकल 11 में। तो इसी बेसिस पे क्या हो गया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया। क्या आया, सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्लियर है। इसमें क्या हो गया, पार्लियामेंट को ये क्या होता है, आर्टिकल 11 के थ्रू ये पावर मिली, और जिस बेसिस पे इन्होंने क्या करा, सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये लेकर आए, जिसमें इन्होंने 5 प्रोसीजर बताए कि आप जन्म से, आप अपने वंश से, आप पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करा के, नेचुरलाइजेशन मतलब प्राकृतिक रूप से, और अगर कोई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब जैसे मान लो हमने बांग्लादेश का कोई हिस्सा ले लिया, हमारे अंदर में आ गया, या फिर मान लो भूटान का कोई हिस्सा इंडिया में सबमर्ज हो गया, तो उस हिस्से में रहने वाले लोग, उन सबको क्या होगी, नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। तो ये 5 वेज में आया है। तो ये 5 तरीके आपसे पूछ सकता है कि किन किन बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप मिलती है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू। ठीक है ना, जन्म से, वंश से, बाय रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण से, बाय नेचुरलाइजेशन मतलब प्राकृतिक रूप से, ठीक है ना, और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब ये भी बताता है कि किस तरीके से आपकी सिटीजनशिप या नागरिकता जा सकती है, खो सकती है। कैसे, रिनंसिएशन, अगर आप उसको त्याग दो खुद से, टर्मिनेशन अगर वो समाप्त हो जाए, ठीक है ना, एंड डिप्राइवेशन, और अगर उसको डिप्राइव्ड कर दिया जाए, मतलब आपने कुछ ऐसा किया जो वॉयलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है ना, या फिर मान लो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्या हो गया कि आपकी चीज़ें फ्रॉड पाई गई, तो भी उसको ख़त्म किया जा सकता है। या फिर सरकार आपके नागरिकता, या फिर आपने मान लो कहीं कोई दूसरी नागरिकता ले ली किसी कंट्री में, तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। इस तरीके से 3 प्रावधान इन्होंने दिए। तो आपको ये ध्यान रखना है 3 वेज, और अगर आपको डिटेल्ड में देखना है तो आप वन शॉट देख सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्लियर है। तो 1955 में ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। फिर उसके बाद क्या हो गया ना, ये कई बार अमेंड हुआ। सिटीजनशिप एक्ट 1985 आया फिर, जिन्होंने क्या करा कि सेक्शन 6A इंट्रोड्यूस करा है एक्ट में। ठीक है। इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ कि जब आसाम जो था, हु इंटर्ड, मतलब क्या हो गया कि ऐसी चीज़ें पाई गई कि बांग्लादेश से बहुत सारे बंदे ना आसाम में आ गए, आसाम में आकर रहने लगे। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा मार्च 25 1971 से पहले बांग्लादेश से आकर आसाम में बस गया है, तो उसको भी क्या हो जाएगा, इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी, उसको भारत का नागरिक बनाया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाद में चलकर फिर एक और अमेंडमेंट आया, जिसके थ्रू इस एक्ट को फिर अपग्रेड किया गया, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया। उसमें इन्होंने एक इलीगल माइग्रेंट वाला कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है ना। इलीगल माइग्रेंट ये कह रहा है कि इलीगल माइग्रेंट मतलब कौन से होते हैं, ये इलीगल माइग्रेंट वो होते हैं, जैसे मान लो कोई देश जो हमारा एनिमी है, अगर वहाँ से कोई बंदा माइग्रेट होकर इंडिया में आ जाए, जैसे मान लो बांग्लादेश से कोई भागकर चुपचाप आके इंडिया में रहने लगे, पाकिस्तान से कोई भागकर चुपचाप आकर इंडिया में रहने लगे, तो ऐसे ये जो 2 देश हैं, इनके माइग्रेंट को हम इलीगल माइग्रेंट्स कहते हैं। मतलब ऐसे कंट्री जो हमारी एनिमी है, वहाँ से अगर कोई माइग्रेंट आ जाए उसको हम इलीगल माइग्रेंट कहते हैं। फिर क्या कह रहा है, एंड रिस्ट्रिक्टेड सिटीजनशिप बाय बर्थ फॉर चिल्ड्रन इफ़ वन पेरेंट वाज, और ये कह रहा है कि अगर ऐसा कोई बच्चा जिसके दोनों पेरेंट में से अगर कोई एक पेरेंट इलीगल माइग्रेंट है, मतलब ऐसे एनिमी स्टेट कंट्री से आया है, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये एक्ट 2003 में यही अमेंड किया गया था। फिर उसके बाद आया एक्ट 2015। एक्ट 2015 में क्या हुआ कि देखो क्या होता है ना, कि जैसे इंडिया से बहुत बंदे जब विदेश में रहते हैं, तो उनको है ना अलग अलग तरीके की स्कीम्स या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है। जिसमें से एक था PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो पहले चलता था।
फिर उसके बाद क्या हुआ, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम आया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिली, लाइक जैसे आप बाहर रहते हो लेकिन आप इंडिया में आकर भी रह सकते हो, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, उसकी फैसिलिटी ले सकते हो, आप लाइफ टाइम के लिए कितनी बार भी आ सकते हो, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते, कोई सरकारी नौकरी नहीं ले सकते। तो ये कार्ड जिसके पास होता है उसको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, इन दोनों को एक्ट 2015 के तहत इन अब क्या होगा कि एक बंदा दो दो कार्ड वगैरह लेकर नहीं घूम सकता, तो इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया, ओवरसीज सिटीजनशिप सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम बना दिया गया। ठीक है ना, जिसको हमने क्या कहा, ओसीआई कह दिया। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 2019 में, जिसमें काफ़ी बवाल हुआ था, सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया। इसने क्या करा, इसने कहा कि जो फास्ट ट्रैक किया, लाइक ऐसे सिटीजन्स फॉर इलीगल माइग्रेंट्स, मतलब जो क्या है, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो जैसे इलीगल माइग्रेंट्स, जैसे मान लो इसमें कौन कौन से इलीगल होंगे, जैसे मैंने बताया कि आपके पास बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। इसमें से जो भी बंदे आए हैं जिन उनको हम इलीगल माइग्रेंट्स कहेंगे, तो उसमें से 6 कम्युनिटी, अगर वो हिंदू हैं, अगर वो सिख हैं, अगर वो बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसीज हैं और क्रिश्चियंस हैं, अगर वो इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं तो उनको भी भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम जो कम्युनिटी थी ना, उसको हटा दिया गया कि एक्ट डज नॉट एक्सटेंड दिस बेनिफिट, कि ये एक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है, तो इसलिए इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया। इसमें क्या हो गया कि जो ये एन अमेंडमेंट टू द कट ऑफ डेट वाज नोटिफाइड इन सेप्टेम्बर 25, आपने देखा यहाँ पर जो डेट थी दिसंबर 31 2014, उसको आगे बढ़ाकर क्या कर दिया गया, दिसंबर 31 2024 कर दिया गया, कि यहाँ तक भी अगर कोई आता है तो उसको भी क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है ना, कट ऑफ डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। ये थे अमेंडमेंट्स। अब उसके बाद और क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसके बाद और क्वेश्चंस ये पूछ रहा है कि, एक मिनट मैं फर्स्ट वाली स्लाइड देख लूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि और कुछ इंपॉर्टेंट अगर है। नहीं, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। ठीक है, और देखते हैं और क्या क्या पूछ रहा है। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, मतलब जनरली राइट्स एंड ड्यूटीज़ ये तो रहता ही है, आपको सारे ही पढ़ने हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो फोकस किया है वो क्या है, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 24 पे। क्लियर है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, आर्टिकल 13 जो होता है वो क्या कहता है, आर्टिकल 13 है जुडिशियल रिव्यू। एक टर्म में क्या है कि ये हमारी जो न्यायपालिका है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको क्या करता है, ये एक पावर देता है। क्या पावर होती है, लाइक जैसे मान लो पार्लियामेंट से कुछ भी ऐसा लॉ बना दिया जो क्या है कि हमारा जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल मतलब जिसमें हमारे संविधान का बेसिक फीचर लिखा हुआ है, बेसिक कि संविधान कैसा होगा, लाइक जैसे इसमें हमें इक्वलिटी समानता मिलती है, हमें फ्रीडम स्वतंत्रता मिलती है, हमें जस्टिस न्याय मिलता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अगर मान लो कल को क्या हो गया कि मोदी जी ने कुछ भी एक ऐसा बनाया जो क्या करता है, इन सब लॉज को क्या करता है, हटा देता है, जो मान लो आपके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हैं उनको छीनता है, कम करता है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या कर सकती है, उस लॉ को खारिज कर सकती है, अवैध बता सकती है, जिससे क्या हो जाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी करे। तो ये पावर आर्टिकल 13 के थ्रू किसको मिली है, कोर्ट को मिली है। ऐसे ही आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 14 में आपको पता है कि राइट टू इक्वलिटी है, कि जो लॉ है, लॉ के सामने हर कोई क्या है, समान है। ठीक है, तो 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी की ही बात होती है, जिसमें 18 हो गया एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके जो टाइटल्स वगैरह हैं, पहले क्या होते थे, बहुत सारे टाइटल्स मिलते थे, जैसे राजा की उपाधि मिलती थी, कोई साहब की उपाधि मिलती थी, कोई जमींदार की उपाधि होती थी। तो इक्वलिटी अगर लानी है समाज में तो सबको इक्वल बनाना पड़ेगा, इसलिए उन सारी उपाधियों को हटा दिया गया। और क्या कह दिया गया कि सिर्फ एजुकेशन में, और अगर कोई मिलिट्री सर्विस कर रहा है, लाइक जैसे कर्नल, मेजर, इन सब में, या मान लो किसी ने पीएचडी करी तो उसको डॉक्टर की उपाधि मिलती है, तो सिर्फ एजुकेशन और ये मिलिट्री सर्विसेज में क्या होंगे, उपाधियां मिला करेंगी, टाइटल्स मिला करेंगे। क्लियर है। ऐसे ही 19 आया, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो ये मैंने डिटेल्ड में भी ले रखा है, ये आप देख सकते हो। जैसे आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होगा, आपका रिलीजन कुछ भी हो, आपका रेस कुछ भी हो, आपकी कास्ट कुछ भी हो, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें आपको क्या मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी। मतलब हर कोई प्रॉपर तरीके से, इक्वल तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएगा, और अगर वो काबिल होगा तो उसको मिलेगा। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है, अस्पृश्यता, उसको ख़त्म किया गया, जाति भेदभाव को ख़त्म किया गया। ठीक है ना।
फिर उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ टाइटल जो मैंने बता दिया। ऐसे ही आर्टिकल 19 में क्या थे, शुरू में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है ना। तो अब ये कितने रह गए, 6 रह गए हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। 19 से 22 में ये पूरी फ्रीडम की बात होती है, जिसमें आर्टिकल 19 फंडामेंटल फ्रीडम्स की बात करता है। लाइक आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप असेंबल हो सकते हो पीसफुली कहीं भी, आप कोई भी यूनियन एसोसिएशन बना सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कोई सा भी बिजनेस आप कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल 19 जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इज़ नॉट एब्सोल्यूट है। मतलब क्या मतलब है, आप कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है कि आप किसी के दूसरे के राइट को वो कर दे रहे हो, किसी को ऐसी गालियाँ बक रहे हो कि उसकी गरिमा क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, उसकी डिग्निटी खराब हो जा रही है, या आप ऐसा कुछ बोल रहे हो जिससे क्या हो रहा है, देश की इज्जत मिट्टी दाव पे लग जा रही है। तो ऐसी चीज़ें आप नहीं बोल सकते, है ना। इसलिए कहा है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिस्ट्रिक्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब ऐसी चीज़ें आप नहीं कर सकते जिससे पब्लिक ऑर्डर हो, या फिर देश की सुरक्षा हो, या फिर सभ्यता, सभ्य रहने का ये सारी भंग हो जाए। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक यूनियन बनाई जो लोगों को पीट रही है, ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो, गांजा बेच रहे हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। इसलिए कह रहे हैं नॉट एब्सोल्यूट बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर उसके बाद आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 21 ए। 20 क्या कहता है कि ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बताता है। ये बताता है कि जैसे आप किसी भी जुर्म जो एक तरीके का क्राइम है, आप अगर मतलब आपने अगर 4 खून किए तो आपको जो फांसी है, सज़ा, वो एक ही बार होगी। मतलब डबल जियोपार्डी आपको नहीं हो सकती। चाहे आप 2 खून करो, चाहे आप 4 खून करो, चाहे आप 10 खून करो, आपको सजा एक की ही मिलेगी। इसको बता रहा है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब ये कहता है कि आप खुद के अगेंस्ट में क्या कर सकते हो, विटनेस नहीं बन सकते, गवाही नहीं दे सकते। ऐसे ही एक कहता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इसका मतलब क्या है कि जिस डेट पे आपने क्राइम किया है उस डेट पे क्या लॉ था उसके हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी, ना उससे पहले ना उससे बाद के हिसाब से। ऐसे ही आर्टिकल 21 कहता है कि आपको जीने का अधिकार है, आपकी खुद की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, पर्सनल लिबर्टी है। फिर ऐसे ही आर्टिकल 21 ए कहता है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा 6 से 14 साल के बच्चों तक। आर्टिकल 21 ए जो 86th अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत इसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मतलब आपको ऐसे ही अरेस्ट नहीं किया जा सकता, आपको बताना पड़ेगा कि किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसे ही एक टर्म होती है प्रिवेंशन डिटेंशन। अगर लगता है कि आप देश की सुरक्षा के लिए क्या हो, एक थ्रेट बन रहे हो, तो आपको रख लिया जा सकता है बिना कुछ बताए। और इसके अंदर कुछ टाइम पीरियड होता है, आई थिंक 3 महीने का होता है। उसके बाद आपको मतलब बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। तो इसको कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 23 बताता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मतलब ऐसा होता था ना कि मानव तस्करी होती थी, उसमें हम क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके बाहर भेज देते थे, चाइना भेज दे रहे हैं, बांग्लादेश भेज दे रहे हैं, ठीक है, या फिर उनसे काम करवा रहे हैं, भीख मंगवा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आर्टिकल 23 के अंतर्गत क्या कर दी गई, बैन कर दी गई। ऐसे ही बैन ऑन चाइल्ड लेबर, मतलब आप छोटे बच्चों से फैक्ट्रीज वगैरह हजार्डस प्लेस जो हैं उनमें काम नहीं करा सकते अगर वो 14 से नीचे तक के हैं, आर्टिकल 24 के अंतर्गत, ठीक है। फिर ऐसे ही आर्टिकल 31 आता है। बाकी के भी आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 31 जो होता है ये राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था, आर्टिकल 31, ठीक है, जो एक फंडामेंटल राइट था। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा था कि स्टेट्स अगर कोई सी भी पॉलिसी बनाए, सपोज एक जगह से हाईवे जाना है तो वहाँ पे कई सारे बंदों के प्लॉट है, लैंड है, तो वो अगर ना बेचे, फंडामेंटल राइट्स में सुप्रीम कोर्ट चले जाए, तो सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी। तो इसलिए इस राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड कर दिया गया और इसको हटा दिया गया। हटा के इसको क्या कर दिया गया, एक ऑर्डिनरी लॉ बना दिया गया, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अगेंस्ट में पावर बहुत ज़्यादा होती है, आप उसके अगेंस्ट में बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हो। बट जब वो एक नॉर्मल राइट बन जाता है, एक लीगल राइट बन जाता है, ऑर्डिनरी लॉ, तो फिर उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो ये कैसे हुआ, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया जिसमें आर्टिकल 31 को ख़त्म कर दिया गया। और ख़त्म करके इसको क्या कर दिया गया, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, जहाँ पर ये सिर्फ एक लीगल राइट रह जाता है, ना कि कोई फंडामेंटल राइट। क्लियर हो गया, ठीक है। और ऐसे ही आर्टिकल 32 होता है। 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा था, मतलब हृदय और आत्मा किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि आप
कि जो इतने सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो वो प्रॉपर तरीके से पालन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप कहाँ जाओगे? तो आप कहाँ जा सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई छीन रहा है, कोई सरकार छीन रही है, कोई बंदा छीन रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है ना, और इसके लिए आपको 5 रिट्स मिलते हैं। इन 5 रिट्स की मदद से आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाकर अपनी याचिका या जो भी रिट पिटीशन है उसको फाइल कर सकते हो। जैसे इसके अंदर एक होता है जिसको हम कहते हैं हेवियस कॉर्पस, यानी यू मे हैव द बॉडी। कहने का मतलब होता है अगर आपको इलीगल तरीके से पकड़ रखा है तो आप एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो हेवियस कॉर्पस की, जिसमें क्या होगा कि आपको जो जस्टिस है, न्यायपालिका है, उसके समक्ष क्या करना पड़ेगा? प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, आप लाना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो और इसी के अगेंस्ट में कोर्ट अगर सब कुछ सही मानती है तो कोर्ट कहेगी कि भाई इस पर्सन को रिलीज किया जाए। ऐसे ही एक होता है मैंडेमस, मतलब क्या होती है कि जैसे मान लो कि कोई बंदा अगर ड्यूटी नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, कोई ऐसा अधिकारी है जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, तो कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकती है इस रिट के अंतर्गत कि आप अपनी ड्यूटी को निभाओ, मैंडेमस। फिर ऐसे ही एक होता है जिसको हम कहते हैं सर्स्योरी। सर्स्योरी क्या होता है? टू क्वेस एंड ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट। मान लो सुप्रीम कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट में कोई एक केस है तो उसने कोई ऑर्डर दिया, वो बंदा अपील फाइल करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ये ऑर्डर सही नहीं है, तो उसको वो क्वेस कर सकती है, और ऐसे ही हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को कर सकती है। ऐसे ही एक होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर क्या होता है, लोअर कोर्ट जो होता है अपने जुरिस्डिक्शन मतलब उसका जो क्षेत्र अधिकार होता है उससे बाहर चला जाता है। तो उस केस में क्या होता है, कोर्ट जो ऊपर वाला होता है वो उसको कह सकता है कि आप अपनी प्रोसीडिंग को वहीं रोक दो। ठीक है ना, प्रोहिबिट करता है, टू स्टॉप। फिर ऐसे ही एक होता है क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। कहने का मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी सरकारी दफ्तर में सपोज बैठा है जहां पर उसका पद नहीं है, लेकिन वहां पर वो क्या कर रहा है, चीज़ों की देखरेख कर रहा है, तो कोई भी बंदा उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर, और सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगा क्यू वारंटो कि भाई आप किस बेसिस पे, किस ऑथराइजेशन से उस पोस्ट पर बैठे हो। ठीक है ना, टू स्टॉप ए पर्सन रॉन्गफुली होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, लाइक जैसे आपको मौलिक अधिकार मिले हैं, तो इसलिए क्या हो गया कि बाद में चलकर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया? क्योंकि देखो भाई, अगर आपके पास कुछ अधिकार मिले हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए, कर्तव्य भी होने चाहिए। इसलिए इसको एक बेसिक प्रिंसिपल की तरह, मॉरल वैल्यूज़ की तरह ऐड कर दिया गया कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में रहेंगे और अगर लोग जो हैं वो एजुकेट होते हैं, ठीक है ना, लिटरेसी अगर उनमें आती है, अगर वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया, जो पार्ट 4A में ऐड हुआ है। ठीक है, पार्ट 4 जो है वो क्या है, DPSP है, जिसमें 36 से 51 तक के आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, और उसके बाद मौलिक कर्तव्य आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसको 51 के ए में ऐड कर दिया गया है और पार्ट 4 के ए में इसको ऐड कर दिया गया है। कैसे ऐड हुआ? 42 मतलब 42वां संशोधन हुआ संविधान का, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पे हुआ, जहाँ पर क्या हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया। शुरू में ये 10 थी और बाद में चलकर ये 11 हो गई, क्योंकि इसके अंदर 86 अमेंडमेंट 2002, जहाँ पर मैंने अभी बताया 21A ऐड हुआ है, उसी में ही जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसी एक्ट के थ्रू क्या हो गया, ऐड कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अब बात हो रही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में टोटल अभी 11 हैं। ठीक है ना, तो भाई ये सारे भी आपको पढ़ने हैं लाइन से, क्योंकि ये पूछ रहा है, जैसे आपसे डी पूछ लेगा, मतलब ऐसे कहेगा कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो बताता है कि आपको हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब आपको भाईचारे को बना के रखना है, उसको प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है, और ऐसी चीज़ें जो एक नारी के सम्मान को कम करे, ऐसी चीज़ों को आपको त्याग देना है। ठीक है ना, तो ये किस में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन ऐसे रहेंगे आपके पास में 51A D, ठीक है ना, 51A B C A, तो आप डी लगाओगे, डी वाले पार्ट में है। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। तो ये सारे पार्ट हैं, ये सारे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, ये शॉर्ट कैप्सूल है ना, मैं इसमें बस आपको मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है, आप
डीपीएसपी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या मतलब है इसका? डीपीएसपी जो होती है ना, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने क्या करे, कई सारे प्रिंसिपल्स बनाए, प्रिंसिपल्स बनाया कि मतलब हमारा जो देश चलेगा उसकी कुछ मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, मतलब कुछ सिद्धांत होने चाहिए। जैसे हर एक बंदे के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे कोई बंदा होता है, उसका ये रहता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा सच बोलूँगा, मैं हमेशा लोगों की भलाई करूँगा, ठीक है, मैं हमेशा अपने दोस्तों का साथ दूंगा। सबके अपने अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। कोई होता है मैं झूठी बोलूँगा, वो झूठी बोलता है। कोई होता है मैं चोरी करूँगा, तो वो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं। ऐसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें ये जो राज्य है, मतलब हमारा जो देश है, ये जो आगे काम करेगा, तो इसके लिए कुछ पॉलिसी बनाई गई कि ये इन सब चीज़ों को लेकर काम करेगा, मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़ें करेगा, इन रास्तों पे चलेगा, ठीक है। पाथवे है एक तरीके का, जिसको हम कह रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें जैसे आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, 39A, 41, 43B, 44, 47, 49, 51 ये सारे पूछे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई 36 से 51 तक के आर्टिकल्स पूरे डीपीएसपी के रट्टा मार लो, कुछ भी आ सकता है, पूरे रट्टे मारने हैं आपको, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, जैसे आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट और 97th अमेंडमेंट बार बार पूछ रहा है। अभी मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें और पूछी गई हैं, ठीक है ना। तो देखो, जैसे मैं डीपीएसपी की बात करूँ, ये पार्ट 4 में आता है। पार्ट 4A में जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है, पार्ट 4 या भाग 4 में डीपीएसपी आता है, जिसको हम राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसमें आर्टिकल 56 से 51 होते हैं। अब देखो, इसके अंदर एक टर्म होती है जो कहती है नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, नॉन जस्टिएबल बट फंडामेंटल टू गवर्नेंस। मतलब ऐसा नहीं है, सपोज मान लो आप गए राजस्थान, राजस्थान में कुछ एक ऐसा हुआ जिससे क्या हो रहा है कि कोई एक आर्टिकल, लाइक जैसे कुछ भी एक है ना, सिविल कोड हो गया, या जैसे प्रमोट करना किसी चीज़ को, जैसे सपोज एनिमल हस्बेंड्री प्रमोट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी XYZ है ना, जो अपने इन आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, अगर मान लो किसी वजह से वो फॉलो नहीं कर पा रहा कोई स्टेट, कोई राज्य, तो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट चले जाओगे या कोर्ट कोई एक्शन ले पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि नॉट लीगली इन्फोर्सेबल है, मतलब ये आप इसको ज़बरदस्ती लागू नहीं कर सकते, है ना, कानूनी रूप से लागू नहीं कर सकते, नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है ना, गैर न्याय संगत है। ये क्या है कि कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे दिए गए हैं कि आप इसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको फॉलो ही करना है, ठीक है ना, और इसके अगेंस्ट में कुछ किया नहीं जा सकता, ये बस दिए हुए हैं, बट ये नॉट लीगली इन्फोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। इसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये ध्यान रखना। ये एक्चुअल में जनरली इसका एम क्या है, ये जो हमारी सोसाइटी है, डेमोक्रेसी है, इसको सोशली और इकोनॉमिक तौर पे क्या करता है, प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, बैलेंस्ड बनाता है ये, ठीक है ना, कि किस तरीके से जो हमारा समाज है, हमारे समाज में जस्टिस पे, इकोनॉमिक तौर पे, पॉलिटिकल क्या हो, इक्वालिटी आ पाए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। और जो ये एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए वर्क करता है, और इसमें ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं, ये मैं वहाँ पर भी मैंने ले रखा है, देख लेता हूँ मैं इसको एक बार, अगर कहीं कुछ मिस हो रहा हो तो मैं उसको भी बता दूंगा। ठीक है, जैसे यही वाला देख लेते हैं। आप देखो, ये सारा पढ़ोगे अलग से मेरी वन शॉट, या फिर आप भाई PDF डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल पे पॉलिटी की वन शॉट है, उसमें ये सारे आपको मिल जाएंगे डिटेल्ड में, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या है, जैसे इसमें एक आपको याद रखना है आर्टिकल 39A जो बार बार आया, फ्री लीगल एड टू पुअर। मतलब जो गरीब है, गरीब को क्या मिलेगी, निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी, है ना। मतलब जैसे मान लो कोई गरीब केस लड़ने जाता है तो उसको सरकार से वकील वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए कह रहा है फ्री लीगल एड टू पुअर्स। आर्टिकल 44 ये सभी को पता रहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मतलब समान नागरिक संहिता एक सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सबके लिए सेम रहता है, जिसको हम मतलब ज़बरदस्ती फॉलो नहीं करवा सकते, बस आपको ये याद रखना है। आर्टिकल 49 कहता है कि आपको जो मोन्यूमेंट्स है, मतलब जो भी इमारतें हैं, ठीक है ना, जो हमारे पुराने हिस्ट्री एंशियंट
कल्चर के, जैसे लाइक कुतुब मीनार हो गया, ठीक है ना, ताजमहल हो गया, या फिर कोई दूसरा मोन्यूमेंट, कोई टेम्पल हो गया, इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है, जो आर्टिकल 49 कहता है। हमें नहीं करना, एक्चुअल में ये स्टेट को करना है, मतलब हमारी जो सरकार है उनको ये करना है। और ये सारी चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी लिखी गई हैं जो हमारे लिए हैं, कि हमारा कर्तव्य है, लेकिन ये पॉलिसी स्टेट्स के लिए हैं, ठीक है ना, कि आपको क्या करना है, मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ऐसे ही 42 अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ है, इसके अंदर एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी एक्ट ऐड किया गया, कि आपको क्या करना है, हमारा जो इन्वायरमेंट है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, इसको भी क्या करना है, आपको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। फिर ऐसे ही 43 में एक बी पार्ट ऐड किया गया 97th अमेंडमेंट एक्ट में। इसमें क्या किया गया, कोऑपरेटिव पार्ट वाला ऐड किया गया, कि आपको क्या करना है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको क्या करना है, बढ़ावा देना है। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती हैं, लोकल एरियाज़ में लोगों की हेल्प करती हैं। आपको पता होगा ना, कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी खुलती हैं, उसमें क्या होते हैं, जैसे 8-10 लोगों का ग्रुप होता है, वो पैसे वैसे डालते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कोई एक बंदे की चिट निकलती है, वो क्या कर सकता है, एक बार में सारे पैसे उठा सकता है। इस तरीके से सर्कल चलता रहता है, मंथली बाय मंथली। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं, जिनको 43B में ऐड किया गया है, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा, कोई सा भी बंदा सोसाइटी खोल सकता है इसी वजह से, ठीक। फिर उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं जो बार बार पूछे गए हैं, लाइक जैसे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1976 में हुआ था, 1976 में, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है, क्लियर है। फिर उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया, रिस्टोर्ड राइट आफ्टर इमरजेंसी, मतलब आपको इसको बस ये वाला याद रखना, मैं अभी थोड़ा सा बाद में इसको डिटेल्ड में भी बताऊंगा। 69th अमेंडमेंट आया 1991 में, जिसमें जो दिल्ली है उसको नेशनल कैपिटल बता दिया गया। फिर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 में हुआ, जिसमें क्या हो गया कि जो पंचायती राज है और नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटी है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, ठीक है ना। पहले ये नहीं था, पहले बस ऐसी बात थी, बट जो सिंघवी साहब है उन्होंने कहा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलना चाहिए संविधान में, फिर इसको ऐड कर दिया गया। ऐसे ही 86th अमेंडमेंट 2002 आया, जिसमें राइट टू एजुकेशन को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। 97th अमेंडमेंट 2011 में आया, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में ऐड कर दिया गया, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि पार्ट 3 और पार्ट 4 क्या क्या है। जैसे पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 में क्या आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स, वहाँ पे आ गया। तो वहाँ पर क्या है, 19 वाले पार्ट में एक आर्टिकल ऐसा है जो ये कहता है कि आप बना सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। फिर ऐसे ही पार्ट 4 में भी ऐड कर दिया गया, यानी DPSP में, जैसे अभी हमने देखा ना 43 का जो बी था आई थिंक, ठीक है ना, तो ये वाला 43 का भी इसमें कहा है ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करना है, ये इसी में ऐड हुआ है, ठीक है। कौन से में, ये 97th अमेंडमेंट एक्ट में। फिर 101 अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 में, जिसमें GST को ऐड किया गया। फिर 103 अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में, जिसमें 10% EWS कोटा मिलेगा, इस चीज़ को ऐड किया गया, जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। फिर 105 अमेंडमेंट एक्ट आया 2021 में, इसने क्या करा, स्टेट्स को पावर दी कि आप अपने खुद के जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले हैं बंदे, उनको क्या कर सकते हो, आप उनको पहचान दे सकते हो, है ना। मतलब पावर दे दी कि आप भी खुद के जो भी, देखो एक क्या है, सेंटर पे है, मतलब सेंट्रल लेवल पे OBC होता है, लेकिन कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें दूसरे OBC भी होते हैं जो सेंट्रल लेवल पे नहीं है, तो स्टेट क्या कर सकता है, उनको स्टेट लेवल का OBC बना सकता है, ऐसी पावर दी। फिर 106 अमेंडमेंट 2023 आया, उसमें क्या हो गया कि जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब हमारी जो राज्य विधानमंडल है, ठीक है, और जो हमारी लोकसभा है, ठीक, उसमें क्या हो गया कि जो वुमेन्स है उनको 33% का रिजर्वेशन दे दिया गया, कि 1/3 हिस्से में क्या होगा, वुमेन्स का रिजर्वेशन रहेगा, महिलाओं का रिजर्वेशन रहेगा, ये रहा। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और ये इमरजेंसी के दौरान बनाया गया था। इसमें क्या हो गया, क्या क्या चीज़ें हुआ, जो हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है ना, यानी जो हमारा प्रस्तावना है, उसमें क्या हो गया कि सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, इन 3 वर्ड को क्या हो गया, प्रीएम्बल में ऐड किया गया, जिसको मैं कहता हूँ, ऐसे आप याद रख सकते हो, सोसाई, ठीक है ना, इन 3 वर्ड को ऐड किया गया। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो अभी हमने देखा, उसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी पार्ट 4A को ऐड किया गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें ये ऐड किया गया कि जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो अपना प्रधानमंत्री है या फिर जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह माननी पड़ेगी। फिर उसके बाद और क्या कह दिया गया, इसमें जो लोकसभा का टर्म पीरियड है और जो स्टेट असेंबली का टर्म पीरियड है
फ्रॉम 5 से क्या हो गया 6 साल के लिए बना दिया गया, फिर बाद में जाकर ये दोबारा 6 से 5 साल के लिए कर दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या हो गया 44th अमेंडमेंट एक्ट आया जो 2 साल बाद आया 1978। क्लियर हो गया, इनेक्टेड, और ये जनता पार्टी गवर्नमेंट लेकर आई थी। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को दोबारा से क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया, रिस्टोर कर दिया। जैसे 5 से 6 साल कर दिया था उसको अगेन 5 साल कर दिया गया। मतलब लोकसभा और स्टेट असेंबली यानी जो राज्य विधानमंडल है उसका जो टर्म पीरियड है उसको दोबारा से 5 साल का कर दिया गया। और इन्होंने क्या करा, जो इंटरनल पहले क्या था कि जैसे नेशनल इमरजेंसी है जो आपको 352 आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें एक टर्म था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, उसको हटाकर इन्होंने क्या कर दिया, आर्म्ड रेविलियन कर दिया। मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस नहीं, अगर आर्म्ड रेविलियन होता है ना, सशस्त्र विद्रोह होता है, तो उस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। फिर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स थे उसमें से क्या कर दिया गया, जो आर्टिकल 31 है उसको हटा दिया और उसको आर्टिकल 300A कर दिया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा, रिस्टोर्ड द पावर ऑफ कोर्ट टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब जो आर्टिकल 13 है उसको दोबारा से इन्होंने रिस्टोर कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद 97th अमेंडमेंट जो 2011 में आया, इसमें क्या हो गया, जैसे मैंने बताया ये अमेंडमेंट क्या करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है और प्रोटेक्शन करता है। तो इससे क्या हो गया, जैसे मैंने बताया आर्टिकल 19(1)(c) में इसको ऐड किया गया कि ये किसी भी बंदे का फंडामेंटल राइट है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकता है, बना सकता है। फिर ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 43B में इन्होंने कहा कि जो राज्य हैं उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने एक नया पार्ट 9th B ऐड किया जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या करता है, डील करता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। तो भाई ये हमारी बुक है CM 5.0। अगर कोई बंदा मेंस में अच्छा स्कोर करना चाहता है या 26 को स्कोर कर रहा है या किसी भी XYZ एग्जाम को कर रहा है, तो भाई ये 2000 क्वेश्चन की बुक है। इसमें बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है और 2000 क्वेश्चंस को आप 3 से 4 बार रिवाइज कर सकते हो, ये इसकी खासियत है। और क्वेश्चन कोई भी लल्लू पंजू नहीं है, इसके अंदर आपको फॉर्मूला कॉपी मिल जाती है, थ्योरी बुक, कैलकुलेशन बूस्टर्स मिल जाते हैं, हैंड रिटन सॉल्यूशंस हैं लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ में, वार्म अप सीट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें एक ही बुक में हैं और 260 रुपये में आपको फ्री डिलीवरी के साथ फ्लिपकार्ट पे ही मिल जाती है। ऐसे ही हिंदी एडिशन इसका हमारे PDF पे अवेलेबल, ऐप पे अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही हमारी डेली प्रीमियम PDF का कोर्स है, जैसे कैलकुलेशन बूस्टर्स हो गए, डेली क्विजेज जिसके अंदर अपलोड होती हैं, बेस्ट क्वेश्चंस हर एग्जाम के उसके अंदर आ जाते हैं, क्वांट और रीजनिंग के, जीके के आपने देखे होंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसे 1400 क्वेश्चंस की PDF अवेलेबल है, 200 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट स्टेटमेंट वाइज। ये सारा आपको ओनली 49 में मिल जाता है। ठीक है ना, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अब फिर और क्या पूछ रहा है, अब पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है। लाइक जैसे आपको पता है कि आर्टिकल जो रिपीटेटिव थीम ये बार बार क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है, जैसे जॉइंट सिटिंग पे पूछ रहा है। जॉइंट सिटिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जॉइंट सिटिंग क्या होती है। जैसे क्या होता है कि बहुत बार जो पार्लियामेंट होता है उसमें लोकसभा राज्यसभा के बीच में बनती नहीं है, कोई बिल पास नहीं हो रहा होता है, अटक जाता है, तो उस केस में क्या होती है, जॉइंट सभा राज्यसभा, जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बुलाया जाता है। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है, उसकी जो अध्यक्षता होता है वो कौन करता है, वो स्पीकर करता है। ठीक, ऐसे ही मनी बिल होता है। मनी बिल क्या होता है, मनी बिल की एक अलग पावर होती है। मनी बिल वाले केस में क्या होता है कि जो मतलब उसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं रह जाता है। मतलब जो जॉइंट सिटिंग है, आप मनी बिल पे जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। ठीक है ना, और मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट्स को बताना पड़ता है कि हम मनी बिल को लेकर आ रहे हैं। और जो स्पीकर होता है यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, पीठासीन अधिकारी, वो क्या करता है, वो उसका फाइनल डिसीजन होता है कि कोई बिल मनी बिल होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ऐसे ही एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है हमारा, यानी मंत्री परिषद, मंत्रियों की जो परिषद होती है, जो जिसका जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो क्या होता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, लोकसभा के लिए। मतलब अगर सरकार गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, उस केस में क्या हो जाता है कि पूरी लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, रद्द हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। लाइक जैसे इसमें ये पूछा है कि जो जॉइंट सेशन होता है वो किस चीज़ के लिए अलाउ होता है, वो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए अलाउ होता है। मनी बिल के लिए जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है, लेकिन किसी दूसरे बिल, ऑर्डिनरी बिल के लिए मनी सेशन बुलाया जा सकता है। ऐसे ही आर्टिकल 75 का 4th है, उसमें ये लिखा गया है कि जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं या फिर केंद्रीय मंत्री जो हैं या फिर जो प्रधानमंत्री हो गए, उन सब का ओथ वगैरह कौन कराता है, प्रेसिडेंट कराता है। कौन कराता है, राष्ट्रपति कराता है।
ऐसे ही आर्टिकल 59(3) में जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की जो सैलरी है, उसकी जो प्रिविलेजेस हैं, उन सब की बात की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और पॉइंट इसके अंदर है, पीएम मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। मान लो ऐसा बंदा, ऐसा पीएम बना जो क्या है, पार्लियामेंट में संसद जो है उसका सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर क्या होगा, उस संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो पीएम की पोस्ट उसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने बता दिया, और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट जो संसद होती है उसके लिए जवाबदेही होते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जिस पे कुछ भी बन जाएगा। लाइक मान लो मैं एक बिल लेकर आया, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी हो रहा है बिल में। तो क्या होगा कि हमारा जो संसद है उसमें लोकसभा में 550 बंदे हैं, राज्यसभा में 250 बंदे हैं, तो इतने सारे मेंबर उस पर वोटिंग करते हैं। तो आपको अकाउंटेबल बनना होता है, और अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, कोई चीज़ नहीं आप सही कर पा रहे हो, लाइक जैसे आप मणिपुर में हिंसा भड़क गई, तो उस पर राहुल गांधी है या फिर कोई अपोजिशन पार्टी है, सवाल पूछ सकती है, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जितने मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, तो उनको जवाब देने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। आर्टिकल 50 जॉइंट सिटिंग क्या होता है, इसके आर्टिकल्स, मनी बिल के आर्टिकल्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके लिए आप वन शॉट देखो मेरी, या फिर आप पूरी वो पीडीएफ पढ़ लो। ठीक है ना, लेकिन जो जो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट्स पढ़ने हैं आपको। फिर उसके बाद एक है जिसको हम कह रहे हैं जुडिशरी। जुडिशरी में आपको पता है जो न्यायपालिका होती है उसमें उच्च पालिका, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है आर्टिकल 124 124 इसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, और ऐसे ही आर्टिकल 214 में क्या होता है, हाई कोर्ट आता है। ठीक है ना, ठीक, जो जिसको हम उच्च न्यायालय कह रहे हैं। क्लियर है, ठीक। और जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो होता है ये क्या करता है, ये रिट की पावर है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। ऐसे ही आर्टिकल 13 जो है वो किसके लिए होता है, जुडिशियल रिव्यू के लिए होता है। कई सारे केसेस हैं, इसको हम डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे आर्टिकल 124 से 147, ठीक है, जैसे ये क्या है, पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है ना, पार्ट जो 4 है, मतलब पार्ट 4 तक हमने देखा कि ये किसके अंदर आ रहा था, ये आ रहा था डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, फिर जो पार्ट 5 होता है इसके अंदर क्या आता है, यूनियन आ जाता है। क्या आ जाता है, यूनियन आ जाता है। ठीक है, जो क्या हो जाता है, जो स्टार्ट होता है कहाँ से, जो आपका स्टार्ट हो जाएगा 52 से, 52 से। ठीक है, 52 से ये चलेगा 153 तक। ठीक, तो जो भी है ये आपको कर लेना है। और ऐसे ही तो इसी के अंदर पार्ट 5 में क्या होता है कि आर्टिकल्स की बात हुई है, जिसमें जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या कंपोजिशन रहेगा, किस तरीके से वो न्याय करेगी, उसका न्याय क्षेत्र अधिकार क्या रहेगा, उसकी पावर क्या है, शक्तियाँ क्या है, उन सब के बारे में बात होती है। आर्टिकल 124 कहता है कि हमारे भारत में क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट होती है। आर्टिकल 129 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये खुद में क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कहने का मतलब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि कोई फैसला लेकर आई, सुप्रीम कोर्ट है ना, किसी कोई जजमेंट हुआ तगड़ा, उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला लेकर आई, तो फ्यूचर में जाकर सुप्रीम कोर्ट या कोई वकील कोई भी उस ऑर्डर को, उस फैसले को रेफरेंस रख कर केस में क्या कर सकती है, लगा सकती है। तो इसी को कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब ये क्या होता है, एक अभिलेख न्यायालय है। मतलब जो भी करती है वो रिकॉर्ड होता रहता है कि इसमें ऐसा हुआ, इसमें ये जजमेंट हुआ, इसमें ऐसा ऑर्डर पास हुआ। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल 131 ये कहता है कि स्पेसिफाइज द सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि हमारा जो केंद्र है, मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई स्टेट हो गया, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, 2 स्टेटों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, कई सारे स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो इन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है और उसी का फैसला आखिरी होता है, और इसी को कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र। ठीक है ना, ये होता है। फिर ऐसे आर्टिकल 143 जो क्या करता है, प्रेसिडेंट ग्रांट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति है, वो क्या कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट है उससे क्या कर सकता है, मतलब किसी भी चीज़ पे क्या कर सकता है, कंसल्टेशन कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा, जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को वो मानना पड़े। ठीक है, ऐसे आर्टिकल 32 आपको पता है, आर्टिकल 26 आपको पता है, आर्टिकल 13 भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ केसेस हैं, फेमस केसेस है। लाइक जैसे एक केस हुआ जिसको हम कहते हैं केशवा नंदा भारती केस, जो केरला सरकार के अगेंस्ट में हुआ था 1973 में। इसमें क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकता है, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अमेंड कर सकता है, उसका संशोधन कर सकता है। लेकिन जो संविधान का बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है,
जैसे लाइक इक्वालिटी रहेगी, जस्टिस रहेगा, फ्रीडम आपको मिलेगी, इन सब चीज़ों को नहीं चेंज किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है ना। तो दिस लैंडमार्क रूलिंग सिग्निफिकेंटली लिमिटेड पार्लियामेंट्स, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसकी जो पावर है, शक्तियां हैं, उसको क्या कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया, कंट्रोल में कर लिया गया, ठीक है। तो ये कब हुआ, 1973 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस। फिर उसके बाद एक केस आया UNR राव वर्सेस इंदिरा गांधी, जो 1971 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि दिस केस क्लेरिफाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट ऑटोमेटिकली सीज टू होल्ड ऑफिस अपॉन द, मतलब क्या हो गया, ये कह रहा है कि जैसे मान लो लोकसभा में क्या हुआ, सरकार गिर गई, ठीक है। अब सरकार अगर गिर गई तो ऐसा नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो सरकार गिरी उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, है ना, जो मंत्री परिषद थी, वो क्या कर जाए, उसी दिन ऑफिस छोड़ के चली जाए, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार गिर जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री, और जो उसका मंत्री परिषद होगा यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो क्या करेंगे, उनको काम करते रहना पड़ेगा जब तक नई लोकसभा क्या हो जाए, बन ना जाए, नई सरकार बन ना जाए, तब तक उसको केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह काम करना पड़ेगा। केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है, टेम्परेरी तौर पे जो क्या करती है, उस टाइम पे गवर्नमेंट को संभालती है। फिर ऐसे ही एक केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, ठीक है, अभी का ये केस था, और इसी को फोर्थ जजेस केस भी कहते हैं। इसमें क्या हो गया कि दिस जजमेंट स्ट्रक डाउन द 99th, एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संविधान था, एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NGAC एक्ट, ये मैंने आपको उस वन शॉट में भी पढ़ा है, NGAC एक्ट, इसको ख़त्म कर दिया जाता है इससे, विच इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर एंड अप हेल्ड द, मतलब ये क्या करता है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, लाइक जो जज वगैरह के अपॉइंटमेंट हो गए, उनका एक कोलिजियम सिस्टम था, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया इस केस से। फिर उसके बाद एक हुआ जिसको कहते हैं मरवरी वर्सेस मेडिसन 1809। अब ये जो मलवरी वर्सेस मेडिसिन जो 1803 में, ये बहुत पुराना केस है, ठीक है ना। तो इसमें ये आप ऐसे ही देख लो, इसमें क्या होता है कि एक अमेरिकन लैंडमार्क केस दैट इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब ये फॉरेन कंट्री का कोई एक केस है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स के जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल के ऊपर बात हुई है। फिर अब उसके बाद क्या करते हैं, और दो चीज़ें पूछी गई, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट। जैसे मैंने बताया कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुए, 1992 में, पहले क्या था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का ये सपना था गांधी जी का, ठीक है, कि क्या होगा कि ग्राम में लोकल सरकार बनेगी, लोकल गवर्नमेंट जो खुद से सारी चीज़ें चलाएंगी। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं था। बाद में जाकर क्या हो गया कि कई सारी कमेटी आई यहाँ पर, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी आई 1957, जिन्होंने बताया कि हमारी 3 टायर सिस्टम गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब लोकल लेवल पे, जिसमें क्या हो गया कि एक विलेज खुद अपनी सारी चीज़ों को देखेगा, मतलब उसके पास पैसा आएगा, वो खुद से सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, उसको कोई कंट्रोल ना करे, वो खुद से करे, लोकल लेवल पर कंट्रोल हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट चलेगी। फिर कई सारी विलेज मिलकर ब्लॉक्स बनाएंगे, फिर कई सारे ब्लॉक मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, इस तरीके से 3 पार्ट में क्या होगा, पंचायती राज सिस्टम चलेगा। फिर अशोक मेहता आए 1957 में, उन्होंने इस पर और जोर दिया कि ये होना चाहिए। फिर LM सिंघवी साहब आए 1986 में, इन्होंने कहा कि जो ये पंचायती राज सिस्टम है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब इसको संविधान में मेंशन करना जरूरी है, इसको एक संविधानिक स्टेटस देना जरूरी है, ठीक है। तो इन सब के चलते क्या हो गया कि 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 में क्या हो गया, पंचायती राज सिस्टम और म्यूनसिपैलिटी सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, ऐड किया गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब क्या क्या है मैं इसमें बताता हूँ आपको। जैसे 73rd अमेंडमेंट 1992 आया, जिसमें पार्ट 9th ऐड किया गया, आर्टिकल 243 से 240 ओ तक कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पंचायती राज सिस्टम की बात करता है। और इसको 11, जैसे आप 12 शेड्यूल पढ़ते हो ना, तो मैंने आपको बताया था टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये एक ट्रिक है जिसमें लास्ट वाला पार्ट है PM, यानी पंचायती राज सिस्टम 11वां शेड्यूल, और 12वां क्या है, म्यूनसिपैलिटी सिस्टम, ठीक है। तो 11वां जो शेड्यूल है, इसमें 29th फंक्शनल आइटम्स है, मतलब पंचायत के लिए 29 आइटम्स बनाए गए हैं, क्लियर है। और इसकी 3 टायर की सिस्टम होती है, जैसे गांव लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, फिर कई सारे गांव मिलकर क्या बनाते हैं, ये क्या कहते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, जिसको पंचायत समिति कहते हैं, और कई सारे ब्लॉक मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, जिसको जिला परिषद कहा जाता है। सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था राजस्थान में
1959 में, ठीक है। फिर और इसका जो टर्म पीरियड होता है 5 साल का होता है। इसमें SC ST को भी रिजर्वेशन मिलता है, बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन मिलता है, और 1/3 हिस्सा सीट का ये वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। फिर ऐसे ही 1992 में एक 74th अमेंडमेंट आया, मतलब हमने गाँव का तो कर दिया, अब हमें नगरों का, मतलब जो अर्बन एरियाज है उनका भी करना था। तो इसमें हमने पार्ट 9A ऐड किया, जिसमें आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243Z तक ऐड हुआ। और इसमें 12वां शेड्यूल जो मैंने बताया उसके अंदर 18 आइटम्स ऐड किए गए, फंक्शनल आइटम्स, जिससे क्या होगा, म्यूनसिपैलिटी चलेगी। इसमें भी 3 पार्ट बनाए गए, एक नगर पंचायत होगी, उससे बड़ा म्यूनिसिपल काउंसिल होगा, और फिर उससे बड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। और इसके अंदर भी सेम टर्म पीरियड है, 5 साल के लिए होगी। SC ST का रिजर्वेशन रहेगा, 1/3 सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आपको और क्या क्या देखना है, जैसे आपको ये वाला देखना है कि आर्टिकल 253W जो है म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शंस की बात करता है। 11th शेड्यूल में 29 फंक्शनल आइटम्स है, ये मैंने बता दिया। 12वें में 18 है, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है अर्बन बॉडीज़ के लिए, और 73rd किसके लिए है, विलेज के लिए है, ठीक है ना, रूरल बॉडीज़ के लिए है। ये सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है जिसको हम कहते हैं लोक अदालत और लीगल सर्विसेज। नया टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन NTPC में इससे आए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ सिविल कोर्ट डिग्री क्या होता है, नो अपील क्या होता है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पे पूछा गया है। तो ये सारा मैं आपको मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जो ये लोक अदालत है, होता क्या है, लोक अदालत मतलब लोगों की अदालत, यानी पीपल्स कोर्ट, लोगों की अदालत होती है। और ये गांधी जी के प्रिंसिपल पे इसको बनाया गया है। क्लियर है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये एक ओल्ड फॉर्म है जुडिशरी, मतलब ये एक एंशियंट टाइप का सिस्टम है जो हमारी एंशियंट इंडिया में ये चलता था, ठीक है। और मॉडर्न टाइम में क्या हो गया कि इसको हटा लिया गया, बाद में फिर से ये लागू हुआ। तो इसमें क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, ठीक है। देखो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये लोक अदालत कैसी है, जैसे मान लो कि कोई बंदा है, वो कोर्ट में नहीं जाना चाहते, वो मैटर को सुलझाना चाहते हैं, 2 पार्टियां आपस में लड़ रही है किसी वजह से, है ना। तो मान लो कि ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई सुलह करा दे। लाइक मान लो क्या हो गया कि एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे की गाड़ी ठोक दी। एक बंदा कह रहा है कि मेरे को पूरे पैसे चाहिए, एक दूसरा बंदा कह रहा है कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, दोनों मान नहीं रहे, तो दोनों को कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब कोर्ट में क्या होगा कि बहुत लंबी लाइन चलेगी, बहुत सारा वर्क होगा, बहुत सारे पैसे लगेंगे। लेकिन इसी के लिए एक अल्टरनेटिव बनाया गया लोक अदालत। ये क्या होता है, बहुत ईजी होता है, यहाँ पर जाओ, फास्ट वर्क होता है इनका बहुत। तो ये आप जाओगे, वो क्या करेगा, इसमें क्या हो रहा है ना कि आप कुछ भी फाइल नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि आपको वो कोर्ट कचहरी वाला झमेला नहीं होगा। आप वहाँ पर गए, ये क्या करेंगे, आपकी सुलह करा देंगे। ये कहेंगे ठीक है भाई 50,000 मत लो, 30,000 में मान जाओ। इस तरीके से ये बंदा भी मान गया, ये बंदा भी मान गया, एग्री हो गए। मान लो कोई ब्राइव केस हो गया, कोई फैमिली डिस्प्यूट हो गया, कोई लैंड का डिस्प्यूट हो गया, इन सब चीज़ों के लिए जाया जा सकता है। या फिर कोई हल्का फुल्का क्रिमिनल केस हो गया, किसी ने किसका माथा फोड़ दिया, किसी ने किसी को पीट दिया, इन सब केसों में भी इसको जाया जा सकता है, ठीक है। तो यही कह रहा है तो कि ये एक तरीके का इनफॉर्मल, मतलब ये फॉर्मल नहीं है। वही मैंने कहा कि कोर्ट कचहरी नहीं हो रही इसके अंदर, बहुत चीप और एक्सपीडिटियस जस्टिस है, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है इसके अंदर सब कुछ, ठीक है। ये लोक अदालत का फायदा है। सबसे पहले लोक अदालत गुजरात में 1982 में आई थी, ठीक है, एज ए वॉलेंट्री एंड कॉन्सिलेटरी एजेंसी विदाउट एनी स्टेचुरी बैकिंग फॉर इट्स डिसीजन। मतलब ये एक वॉलेंट्री टाइप की एजेंसी होती है जो क्या करती है, दोनों पार्टी में सुलह वगैरह करा देगी, इस तरीके से फास्ट काम करती है बहुत, ठीक है। और इसको एक पहले क्या था कि इसका कोई स्टेटस नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये चल रही थी। फिर क्या हो गया कि 1987 में एक एक्ट आया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, ठीक है, LSA लासा एक्ट। तो इसमें क्या हो गया ना कि इसको एक स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, ठीक है ना। क्या दे दिया गया, एक स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, ठीक है ना। तो जिसको हम कह रहे हैं मतलब एक वैधानिक दर्जा, जिसमें क्या हो गया कि ये जो एक्ट है ये क्या कर सकती है, जो लोक अदालत से रिलेटेड, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी हो, लोक अदालत के काम करने हो, इन सब से रिलेटेड ये नियम कानून बना सकती है। मतलब इसी के अंतर्गत क्या हो गया कि लोक अदालत को बनाया गया, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, जैसे इसके अंदर क्या होते हैं कि जैसे जो लॉयर्स हो गए, कोई जुडिशियल ऑफिसर हो गया, कोई जज हो गया, रिटायर्ड जज हो गया, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हो गए, ये सारे बंदे क्या करते हैं, इस लोक अदालत को संभालते हैं, है ना। क्योंकि भाई वो तो रिटायर्ड हो गए, उनके पास थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही काम करते रहते हैं और इस तरीके से होता है, ठीक। तो इसलिए कह रहा है कि हर एक लोक अदालत मतलब किसी भी जो भी एरियाज़ होता है उसमें क्या होते हैं, कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स हो गया, कोई दूसरा पर्सन जो SC जुडिशली
वाले चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, ये सारे क्या होते हैं, इनके मेंबर होते हैं जो इन चीज़ों को चला रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी कोई जस्टिस करने वाला या सुनने वाला होना चाहिए। ठीक, फिर ऐसे क्या होता है, इसके अंदर एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, अलोंग विद अदर लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन। ये सारा मिलकर ये एक अथॉरिटी है और कई सारी लीगल सर्विसेज होते हैं, ये सारे मिलकर इस लोक अदालत को चलाते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि आप अगर मतलब जैसे शार्क टैंक वगैरह देखते हो तो उसमें भी एक बंदा आया था, वो इस तरीके की एजेंसी चलाते हैं, जैसे दो पार्टियों में सुलह कर दी। ये सारी चीज़ें लोक अदालत से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो नालसा को भी LSA लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंतर्गत इसको भी क्या कराया गया था, बनाया गया था। ठीक है, इसका काम क्या था कि ये क्या करेगी, एक नेटवर्क बनाएगी जिसमें प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन। मतलब हमारे समाज में ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको क्या करेगी, ये फ्री लीगल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, 1987 को अमेंड किया गया 2002 में, और इसके अंदर क्या किया गया, प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट परमानेंट लोक अदालत बनाई गई। जैसे इसके भी दो पार्ट हैं, एक को हम कहते हैं रेगुलर लोक अदालत, एक को हम कहते हैं परमानेंट लोक अदालत, जो क्या करती हैं, केसेस को डील करती है। तो 2002 में क्या किया गया, कुछ परमानेंट लोक अदालत बनाई गई जो क्या करेंगी, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है उनके केसेस को वो क्या करेगी, डील करेगी। ठीक है, तो ये टेंशन मतलब मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हैं। अब जैसे जुरिस्डिक्शन की बात करें कि ये किस तरीके से क्या करता है, न्याय करता है या सुनता है। जैसे कोई केस मान लो किसी कोर्ट में काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो अगर आप चाहो तो एक याचिका फाइल करके उस केस को लोक अदालत में ट्रांसफ़र करवा सकते हो ताकि वो जल्दी सॉल्व हो जाए। फिर यह मान लो कह रहा है कि कोई ऐसा मैटर विच फॉल्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इज़ नॉट थ्रो बिफोर सच कोर्ट, मतलब इज़ नॉट ब्रोथ बिफोर सच कोर्ट, मतलब कह रहा है कि जैसे कोई सा भी मैटर है अगर वो किसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में पड़ता है, ठीक है, तो एंड इज़ नॉट ब्रोथ बिफोर सच कोर्ट, तो अगर मान लो वो कोर्ट नहीं जा पा रहा या किसी वजह से कोर्ट में वो मैटर नहीं गया, तो उस केस में आप लोक अदालत में जा सकते हो, वो आपका सुनेगा। या मान लो कोई ऐसा केस जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है कोर्ट में, किसी सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, तो अगर चाहते हो कि भाई ये सेटल हो जाए, अब इस केस को ख़त्म करो, तो उसके लिए आप लोक अदालत जा सकते हो। ठीक है, अगर पार्टी चाह रही है कि ठीक है हम लोग आपस में क्या कर लेंगे, सुलह कर लेंगे, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हो, आप लोक अदालत जा सकते हो। ठीक है, और लोक अदालत कोई डिसीजन दे, उस पर दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो केस वहीं ख़त्म हो जाता है। और ये जो लोक अदालत होती है ना, इसकी पावर सिविल कोर्ट के जितनी होती है, मतलब लाइक जैसे सिविल कोर्ट की जो अथॉरिटीज़ है, सिविल कोर्ट का जो जजमेंट है, इसका भी जजमेंट उतना ही पावरफुल होता है। ये कैसे मैटर्स देखती है, लाइक जैसे मान लो कि ऐसा मैटर कोई मैट्रिमोनियल शादी से रिलेटेड, कोई परिवार से रिलेटेड हो गया, कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस हो गए, क्रिमिनल केसेस हो गए, कोई लैंड एक्विजिशन हो गया, जैसे आपको पता है ना, दो परिवार में ज़मीन का बंटवारा प्रॉपर नहीं हो पा रहा, इन सब चीज़ों के लिए कोई बैंक रिकवरी केसेस हो गए, इन सब चीज़ों की कौन सुनवाई कर सकता है, लोक अदालत सुनवाई कर सकता है। ठीक है, और ऐसे केस जो प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स हैं, मतलब ऐसे केस जिनको कोर्ट में जाने से पहले सुलझाया जा सकता है, वो केस भी आप लेकर लोक अदालत जा सकते हो। मान लो दो बंदे हैं, आप, मैं और कोई दूसरा बंदा मेरे अगेंस्ट में केस लड़ रहा है, तो हम दोनों ही नहीं चाहते कि भाई कोर्ट जाए हम, तो हम क्या चल जाएंगे, लोक अदालत चल जाएंगे, वो प्रॉपर निर्णय दे देगा, चीज़ें जल्दी हो जाएंगी और सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। फिर लोक अदालत की जैसे पावर मैंने बताया कि सिविल कोर्ट जितनी इसकी पावर होती है। ठीक है, लोक अदालत सेल हैव द रिक्विजिट पावर्स टू स्पेसिफाई इट्स ओन प्रोसीजर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट कमिंग बिफोर इट, मतलब ये क्या कर सकता है, ये खुद के जो, मतलब कोई इसके पास कोई डिस्प्यूट आया तो इसके पास पावर है, ये उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है। फिर उसके बाद यही कह रहा है कि ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर ए लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी ए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विद इन द मीनिंग ऑफ द इंडियन। अब ये वही सारी चीज़ें हैं, मतलब कह रहा है कि ये जो भी चीज़ें करते हैं IPC वगैरह के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, एन अवार्ड ऑफ लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी ए डिग्री ऑफ ए सिविल कोर्ट और एन ऑर्डर ऑफ एनी अदर कोर्ट, मतलब कहता है कि लोक अदालत जब कोई निर्णय लेता है ना, जब कोई फैसला लेता है, तो वो भी किसकी तरह होता है, जैसे सिविल कोर्ट कोई फैसला लेगा, कोई ऑर्डर देगा, या कोई दूसरा कोर्ट जब कोई फैसला सुनाता है, मतलब कोई ऑर्डर रिलीज करता है, तो उसकी भी वैल्यू इसके वैल्यू की तरह ही होती है। लोक अदालत को इतनी वैल्यू मिली है। एवरी अवार्ड मेड बाय ए लोक अदालत शैल बी फाइनल एंड फाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज, मान लो उसने कोई निर्णय सुनाया, कोई जजमेंट सुनाया, तो वो फाइनल होगा, वो मानना पड़ेगा दोनों पार्टी को। अगर मान लो कोई पार्टी नहीं मानती तो वो लोक अदालत के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकती, उसको एक फ्रेश फाइल करना पड़ेगा
उसके मतलब दूसरे हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट वगैरह में उस केस के लिए, ठीक है। वो दोबारा से अपील नहीं कर सकती लोक अदालत के अगेंस्ट में, ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो एनटीपीसी ने पूछी है। जैसे एक पूछा है फोर्स ऑफ ए डिक्री, डिक्री का बल क्या है ये। द अवार्ड होल्ड्स द सेम लीगल वेट, मतलब ये कह रहा है कि अगर लोक अदालत कुछ भी डिसीजन देती है, कोई सा भी ऑर्डर निकालती है, कुछ भी सुन बताती है कि ये डिसीजन हुआ है, तो उसका पावर सिविल कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसी के बराबर होती है उसकी अथॉरिटी, ठीक है। फाइनलिटी एंड बाइंडिंग नेचर, मतलब क्या है कि कोई सा भी अगर डिसीजन होगा तो लोक अदालत जो भी कहेगी, जो भी डिसीजन अपना निर्णय सुनाएगी वही फाइनल होगा और वो मानना पड़ेगा। नो अपील, लोक अदालत के अगेंस्ट में आप दोबारा से अपील नहीं कर सकते। मान लो सपोज एक ऐसा केस हुआ जिसमें आपको लगा कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो पाया, तो आप उस केस के अगेंस्ट में दोबारा से लोक अदालत में अपील नहीं लगा सकते, आपको एक नया केस फाइल करना पड़ेगा। ऐसे इन्फोर्सेबिलिटी है, कह रहा है कि बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड ए लोअर सिविल कोर्ट डिक्री इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ए सिविल कोर्ट इंश्योरिंग कंप्लाइंस फ्रॉम द पार्टीज। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये एक मतलब इसका जो वैल्यू है इसको एक सिविल कोर्ट की तरह ही माना जाता है, ठीक है। तो इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ए सिविल कोर्ट इंश्योरिंग कंप्लाइंस फ्रॉम द पार्टी, मतलब इसे जो सिविल न्यायालय है, मतलब जो दोनों पक्ष हैं उन दोनों पक्षों से सुन कर क्या कर सकते हैं आप सिविल कोर्ट वगैरह में भी वो कर सकते हैं, मतलब सुनवाई कर सकते हैं। कि जैसे मान लो इसने एक निर्णय लिया, ठीक है, तो ये निर्णय हुआ तो आप सिविल कोर्ट गए, तो इसका जो निर्णय है लोक अदालत का वो इक्वली वैल्यूएबल है सिविल कोर्ट के निर्णय से, मतलब एक ही पावर है दोनों के पास में। तो कह रहा है कि दोनों पार्टी अगर मान लेती है तो ये क्या हो जाता है, ये जो सिविल कोर्ट है उसको भी ये मानना पड़ेगा इस तरीके का। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, स्टैच्यूरी बैकिंग है, मतलब इसको पावर मिली है, ये राइट मिला है कि आप क्या कर सकते हो, आप विदाउट आफ्टर इट्स इनिशियल इन्वेस्ट इस्टेब्लिशमेंट विदाउट इट, मतलब ये कह रहा है कि ये जो डिसीजंस वगैरह होते हैं, कोई केस बिना दर्ज हुए उसको सुलझाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें ये करता है। इसको ऐसी पावर मिली है, किससे मिली है, LSA एक्ट, लासा एक्ट 1987 से इसको ये पावर दी गई है सेक्शन 21 के अंतर्गत, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद एक टर्म है जिसको कहते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, अभी आपने सुना होगा, समनीय अपराध। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, ऐसे ऑफेंसेस जो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिमिनल टाइप के नहीं होते, कम होते हैं। तो ऐसे, और इसमें क्या हो रहा है कि दो पार्टी आपस में म्यूचुअल कराना चाहती है या ये लोग उन पार्टियों का आपस में म्यूचुअल करा के उस केस को ख़त्म कर देते हैं कि वो कोर्ट में जाए उससे पहले ही उस केस को ख़त्म कर दिया जाता है सिविल कोर्ट के अंदर, ठीक है। इसी को कहा जाता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, मतलब लेस सीरियस क्रिमिनल केसेस। फिर ऐसे ही क्या होती है, एक होती है परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत क्या होती है कि वो क्या करती है, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं, लाइक जैसे कोई ट्रांसपोर्ट हो गया, कोई पोस्टल हो गया, कोई टेलीग्राफ हो गया, कुछ हो गया, इनसे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसको सुनती है कौन, परमानेंट लोक अदालत, ठीक है। और यही कह रहा है अनलाइक रेगुलर लोक अदालत्स ए परमानेंट लोक अदालत कैन डिलीवर ए बाइंडिंग डिसीजंस इवन इफ द पार्टी फेल टू रीच ए सेटलमेंट। मतलब कह रहा है कि जो रेगुलर लोक अदालत होती है इससे ये कैसे डिफरेंट होती है, मान लो क्या हो गया कि केस चल रहा है, उसमें क्या हो गई कि पार्टियों के बीच में सेटलमेंट नहीं हो रहा, तो उस टाइम पर क्या होगी, ये लोक अदालत अपना निर्णय सुनाएगी, खुद से सेटलमेंट करवाएगी और ये मानना पड़ेगा, ठीक है। यही कह रहा है परमानेंट लोक अदालत। क्लियर हो गया। नेचर ऑफ लोक अदालत, ये जो लोक अदालत है इसका जो नेचर होता है ये कैसा होता है, मतलब इसकी प्रकृति किस तरीके का होता है, एज कॉन्सिलिएटरी नॉट एडवर्सियल। क्या मतलब है इसका, मतलब कह रहा है कि इनका जो प्राइमरी गोल होता है ना, ये होता है कि हमें म्यूचुअल एग्रीमेंट कराना है, दो जो पार्टीज़ हैं उन पार्टी के बीच में हमें क्या कराना है, म्यूचुअल एग्रीमेंट कराना है, ना कि कोर्ट की तरह हमें तीसरा पार्टी बन के उनको जजमेंट देना है कि भाई आप ऐसा करो, नहीं ऐसा नहीं। दोनों के बीच में हमें सुलह कराने की कोशिश करनी होती है, इसलिए कहा जाता है इसको कि ये कॉन्सिलेटरी है, नॉट एडवर्सियल है, मतलब विरोधात्मक नहीं है बल्कि समाधानकारी है, ये आपका समाधान देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रेगुलर लोक अदालत, जैसे मैंने बताया रेगुलर लोक अदालत हैंडल बोथ पेंडिंग कोर्ट केसेस एंड प्री लिटिगेशन मैटर्स थ्रू कॉम्प्रोमाइज एंड कॉन्सिलेशन, वाइल परमानेंट लोक अदालत आर परमानेंट बॉडीज। मतलब वही कह रहा है कि जो परमानेंट लोक अदालत होती है वो स्पेशली पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के केसेस को देखती है, जबकि रेगुलर लोक अदालत है जो नियमित लोक अदालत होती है वो जैसे कोर्ट में कई सारे केस पेंडिंग है उनको अगर लोक अदालत भेजा जाए तो वो उन केसों को देखेगी। या प्री लिटिगेशन मैटर, यानी ऐसा मैटर जो कॉम्प्रोमाइज से म्यूचुअल एग्रीमेंट से सॉल्व हो सकता है उसको पहले ही सॉल्व करा देना कोर्ट में जाने से पहले, ऐसे मैटर्स को रेगुलर लोक अदालत देखती है। जबकि पब्लिक मैटर्स
जितने होते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से, लाइक जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, पोस्टल्स वगैरह हो गए, इन सब के जो केसेस होते हैं वो परमानेंट लोक अदालत देखती है। ठीक है, ऐसे ही तो ये मैंने बता दिया, ये भी हो गया। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच भाई। इतना ही एसएससी जो एनटीपीसी है उन्होंने फोकस किया इन टॉपिक्स पे। तो इन टॉपिक्स को भाई मेरी वन शॉट या फिर वन शॉट की जो पीडीएफ है उनसे डिटेल्ड में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई।